नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग जीएस सेकेंड पेपर का लेक्चर देखेंगे। पॉलिटी का लेक्चर है ये। ठीक है, तो हम लोगों का 10वां चैप्टर चल रहा था। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग लगभग 21 पेजेस थे, तो 7-7 पेजेस करके हम लोग देख रहे थे। अब वित्त आयोग के पहले तक हम लोग हो गया था। आज की डेट में हम लोग वित्त आयोग से अगले 7 पेजेस को देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ऑल बटन पर प्रेस करिएगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ दोस्तों जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। पेड व्हाट्सएप ग्रुप 2019 और 20 का अलग अलग चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, या तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को चेक कर सकते हैं। चलिए आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। जो देखिए वित्त आयोग के बारे में आज हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे कि वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत इसका उपबंध किया गया है। और क्या है कि जैसे प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति क्या है एक वित्त आयोग के गठन करते हैं। देखिए वित्त आयोग का जैसे एक अध्यक्ष होता है और 4 इसके अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, यह एक संवैधानिक संगठन है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो वित्त आयोग है, आयोग यह करों से प्राप्त राजस्व का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण का किस प्रकार किया जाए इसके लिए राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें पेश करता है। ठीक है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच करों का जैसे राजस्व जितना भी प्राप्त होता है तो उसके बीच में विभाजन किस तरीके से कितने प्रतिशत होना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों का निर्धारण जो है सिफारिश जो है यह आयोग समय समय पर प्रत्येक 5 साल पर करता है। ठीक है, साथ ही ये भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान को विनियमित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में भी क्या करता है, ये अपनी सिफारिशें पेश करता है। ठीक है, अब देखिए 14वें वित्त आयोग की बात कर लेते हैं। तो 14वें वित्त आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं जैसे केंद्र सरकार द्वारा 24 फरवरी 2015 को की गई घोषणा के अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे वाई बी रेड्डी की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग की गठन जो था उसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थी। तो प्रमुख अनुशंसाएं देख लेते हैं। तो देखिए आयोग ने केंद्र सरकार के कर संग्रह में राज्यों की मिलने वाली हिस्सेदारी को 10% की सिफारिश की थी। अब केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 से 42% हो गई है। ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से यह योजना है अनुदान आधारित मदद के स्थान पर अब प्रदर्शन आधारित सहायता का प्रावधान किया गया है कि मतलब जो स्टेट जितना अच्छा प्रदर्शन करेगा उसी के आधार पर जो अनुदान है वो दिया जाएगा। ठीक है, और कुल जनसंख्या आय में विषमता क्षेत्रफल वन क्षेत्रों के मानकों के स्थान पर हिस्सेदारी का निर्धारण किया गया है। अब देखिए 14वें वित्त आयोग के बारे में हम लोगों ने कुछ बहुत चीज़ें जानी। अब 15वें वित्त आयोग के बारे में हम लोग जानेंगे कि जैसे नीति आयोग के पूर्ववर्ती योजना आयोग के पूर्व सदस्य जो थे तो NK सिंह थे, तो इनको 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और 27 नवंबर 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शशिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी और नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र और अमेरिका के जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अनूप सिंह आयोग के सदस्य बनाए गए थे। ठीक है, यह आयोग जो है देश के कर संसाधनों का आकलन करना, उसके राज्यों के बीच में बांटने का फार्मूला, ये सारी चीज़ें बताता है जो आपका वित्त आयोग है। ठीक है, आयोग केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति, घाटा, ऋण, नकदी संतुलन, वित्तीय अनुशासन के प्रयासों की समीक्षा करेगा। यह राजकोषीय प्रबंधन के लिए राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने की व्यवस्था पर भी सुझाव देगा। इस बार आयोग को 1 जुलाई 2017 को लागू करते हुए वस्तु एवं सेवा कर जो GST है, ठीक है, इसके प्रणाली के केंद्र और राज्यों के संसाधनों पर प्रभावों की भी समीक्षा करनी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो 15वां वित्त आयोग था उसके कार्यों को किस तरीके से गठन हुआ, कौन कौन व्यक्तियों का गठन हुआ, किन लोगों को शामिल किया गया है, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से देखा। अब देखिए भारत में एक अन्य संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
तो इसके बारे में देख लेते हैं। हमारे देश में निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र संस्था है। अनुच्छेद 324 के तहत संविधान में यह प्रावधान किया गया है, जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाती है। निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 1950 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो अधिनियम है, ठीक है, तो उसमें मतदाताओं की योग्यता, निर्वाचक सूची का निर्माण करना, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन, ठीक है, सीमाएं निर्धारित करना, संसद और राज्य विधायिकाओं में स्थानों का निर्धारण, ये इन सारी चीज़ों से ही यह जो आयोग है यह कार्य करता है। ठीक है। और क्या चीज़ है कि जैसे आयोग को पूर्णतः मुख्य चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो उनके अधीक्षण में कार्य करना होता। 1989 से पहले क्या था कि जैसे चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था, लेकिन 1993 में क्या हुआ कि 2 और अन्य नियुक्तियों की जो आयुक्त थे उनकी नियुक्ति कर दी गई। तो ये इसे अब 3 सदस्यीय बना दिया गया है। ठीक है। यह जो चुनाव होते हैं, यह आयोग चुनावों और उपचुनावों का संचालन एवं निरीक्षण करता है, राज्य के और सेंटर के। ठीक है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए कोई योग्यता नहीं बताई गई है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पूछा जा सकता है कि बहुत सारी योग्यताएं दे देगा और एक दे देगा कोई भी योग्यता नहीं है, तो इस तरीके से पीटी में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सामान्यतः उसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, जो भी पहले हो। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति से अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं तो उनको पद से हटा सकता है, परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं तो उनको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इन्हें वेतन व भत्ते जो होते हैं वह समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं, परंतु पद पर रहते हुए इनके वेतन और भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। ये तो कुछ मुख्य बातें हैं। सेवानिवृत्ति के बाद यह किसी पद को धारण कर सकते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता, अपने अवकाश प्राप्ति के बाद किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें होती हैं। अब देखिए निर्वाचन आयोग के कार्यों को देख लेते हैं कि जैसे कार्य कौन कौन से हैं। मतदाता सूची तैयार करना, उन्हें मतदाता जो वोटर आईडी मतदाता जो सूची होती है, ठीक है, तो उसको संशोधित करना, चुनावों के लिए सामान्य नियम बनाना, चुनावों की तिथि कार्यक्रम की घोषणा करना, नामांकन पत्रों की सुरक्षा की व्यवस्था करना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद राज्य विधानमंडल के चुनावों का अधीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण करना। मतलब इसी के अंडर में सारी चीज़ें जो क्रियाएं हैं उनको क्रियान्वित की जाती हैं। ठीक है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, मान्यता प्रदान करना, चुनाव के समय राजनीतिक दलों उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता बनाना, संसद राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को सलाह देना। ठीक है, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को सलाह देना, दोनों को। ठीक है। विवादों की जांच करना, अगर कोई चुनाव से संबंधित कोई विवाद आता है तो उसकी जांच करना, पक्षपात तथा अन्याय होने की आशंका में चुनाव को रद्द करना, ठीक है, आदि यह प्रमुख निर्वाचन आयोग के द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो ये प्रमुख कार्य है निर्वाचन आयोग के। ठीक है। अब अगला संवैधानिक निकाय, ऐसे निकाय, ठीक है, जिनका संविधान के मूल स्वरूप में इनको संवैधानिक ही बोला जाता है, वैधानिक निकाय कहा जाता है इनको मूल स्वरूप में, जिनका मूल स्वरूप में उल्लेख ना होकर जिन्हें एक विधेयक कानून बनाकर संविधान में जोड़ा गया है, जैसे आरबीआई एक्ट 1935, क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो हो गया, सीबीआई जिसको बोला जाता है, केंद्रीय सूचना आयोग हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी वैधानिक संस्थाएं हैं जिनको बाद में एक कानून के द्वारा इनको शामिल किया गया है। ठीक है। ये संवैधानिक संस्थाएं नहीं हैं। ठीक है। कहा इनको भी जाता है एक तरीके से, क्योंकि अब संविधान में उल्लेख हो गया है। ठीक है। तो इसलिए कई बुकों में ये चीज़ें दी जाती हैं। क्षेत्रीय परिषदों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रीजनल काउंसिल की बात करते हैं। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्षेत्रीय परिषदों के गठन का सुझाव दिया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 में इस संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो है राष्ट्रपति करता है। इसका अध्यक्ष जो होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति
द्वारा मनोनीत कोई अन्य मंत्री होता है। सभी राज्यों के लिए मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। मतलब प्रत्येक साल में ये जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष जो होते हैं, तो वह बदलते रहते हैं। इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। कौन कौन से सदस्य होते हैं, इनको देख लेते हैं कि जैसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भारत सरकार का गृह मंत्री, संघ सरकार का कोई अन्य मंत्री, क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत आने वाली सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उपाध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित सभी राज्यों के सरकारों के दो दो मंत्री राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सलाहकार के रूप में योजना आयोग के सदस्य होते हैं शामिल। संघ राज्य क्षेत्रों के एक सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और सलाहकार के रूप में क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों के मुख्य सचिव। तो ये गठन किया जाता है क्षेत्रीय परिषदों का, जो लोग शामिल होते हैं। ठीक है, अब इनके क्षेत्रीय परिषदों के कार्य देख लेते हैं। तो जैसे लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करना, ठीक है, एकता उत्पन्न करके क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन सारी चीज़ों पर रोक लगाना, विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकना, देश में राजनीतिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना, केंद्र व राज्यों में सहयोग स्थापित करना, अंतर्राज्यीय परिवहन, भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्याएं जो होती हैं उनको सॉल्व करना, तथा राज्यों के बीच अगर सीमा विवाद को हल करने का प्रयास करना। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। ठीक है, तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद, इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर आदि स्टेट आते हैं। मध्य क्षेत्र परिषद में कौन कौन आता है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में जो आता है आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आता है, तो इसमें बिहार आता है, बंगाल आता है, उड़ीसा आता है, ठीक है, असम आता है, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ये आते हैं। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पुदुचेरी, तो ये राज्य आते हैं। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, तो ये सारे के सारे स्टेट आते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय परिषदों का विभाजन है। अब देखिए अगली जो संस्था है, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को देख लेते हैं कि जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है। एक वैधानिक निकाय है जिसका निर्माण जो है एक कानून के द्वारा, संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा हुआ है। इसका गठन जो है संसद द्वारा 1993 में पारित एक कानून पारित करके हुआ था। यह देश में मानवाधिकारों का रक्षक माना जाता है। मानवाधिकारों को मजबूत करने तथा उनके हनन पर रोक लगाने के उद्देश्य से इसका गठन किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के में जो एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक सदस्य उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त, और एक सदस्य जो उच्च न्यायालय होता है उसका कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तथा 2 अन्य सदस्य मानवाधिकार के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर चुके होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको रखा जाता है। ठीक है, इन पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा आयोग में 3 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, वही हटा भी सकते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर रहते हैं। इनके वेतन एवं भत्ते जो है सरकार निर्धारित करती है समय समय पर। आयोग का सबसे प्रमुख कार्य है मानवाधिकारों के हनन की जांच करना। ठीक है, अब देखिए अगली चीज़ क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो देखिए मानव अधिकारों का संरक्षण 1993 में न केवल केंद्र में अभी तो राज्यों में भी मानव अधिकार संरक्षण के लिए राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और अब तक देश में 17 राज्यों ने आधिकारिक राजपत्र नोटिफिकेशन के माध्यम से जो मानव अधिकारों के मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की है। आयोग को एक दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, तो ये भी अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आयोग को क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार को दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, आपका आयोग का गठन कैसे होता है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होते हैं। राज्य के जिला न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो, वे भी इस आयोग के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है,
अब अगली संस्था है वो है सीवीसी, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एक केंद्र सरकार की प्रमुख संस्था है। 1964 में के संस्थानन समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1964 में। आयोग का मुख्यालय जो है आपका दिल्ली में है। आयोग के पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल जो है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो तब तक, ठीक है। मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों के वेतन व भत्ते क्रमशः संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों के समान होते हैं। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है, जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इस आयोग का मुख्य कार्य क्या है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। तो यह आपका मुख्य कार्य माना जाता है, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है? केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको सीबीआई कहा जाता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो केंद्र सरकार की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी है। यह अपराधों की जांच करने, प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने, अपराधियों का पता लगाने जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करती है। सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव से हुई थी। 2002 में क्या किया गया कि यह जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है सीबीआई है, कार्मिक मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अब इसे कैबिनेट सचिवालय के अधीन कर दिया गया है। इस ब्यूरो में जो सीबीआई है इसमें एक निदेशक और एक विशेष निदेशक, पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक, संयुक्त निदेशक, अपराध वैज्ञानिक और कानूनी विशेषज्ञ एवं कई अन्य पद होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटी जानकारियाँ थी सीबीआई की, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? भ्रष्टाचार को रोकना, अपराधियों का पता लगाना, उनकी जांच करना, अपराधों की जांच करना, ये सारे कार्य होते हैं। अगली चीज़ क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सूचना अधिकार 2005 के अंतर्गत, ठीक है, के अंतर्गत आधिकारिक राजपत्र में नोटिफिकेशन के माध्यम से हुई थी। इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रमुख रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री, ये सारे व्यक्ति होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। उन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है, ठीक है। तो ये केंद्रीय सूचना आयोग है। अब राज्य सूचना आयोग जो है अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले लेक्चर से, क्योंकि 3 लेक्चरों में इस चैप्टर को, क्योंकि काफ़ी चैप्टर थे और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए हम लोगों ने 3 लेक्चर में इस चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही अगले लेक्चर में यह कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यह पीडीएफ जो है दोस्तों, जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 2019 और 20 का, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।